प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। मेरे साथ जो व्यक्तित्व बैठे हैं, मुझे उनका परिचय आपको देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर्स पर, टीवी चैनल्स पर और हर जगह वे छाए हुए हैं। बिल्कुल आप सही समझे, विक्रांत शर्मा यानी कि RAS टॉपर रैंक 1। तो विक्रांत, आपको बहुत बहुत बधाई। जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। विक्रांत, आपको कैसा लगा जैसे ही परीक्षा परिणाम आया, तो तत्काल आपके जीवन में क्या चेंज आया? सर, जैसे ही परीक्षा परिणाम आया तो मुझे लगा कि जैसे एक दिन पहले के विक्रांत और एक दिन बाद के विक्रांत में बिल्कुल अंतर हो गया है, बिल्कुल बदल गया है। लोगों का नज़रिया एकदम से बदल गया है। लोग जिस प्रकार से मेरे से बात करते थे, वो दृष्टिकोण बिल्कुल चेंज हो गया है सर। स्वाभाविक भी है विक्रांत। आप जानते हैं कि विक्रांत का आशय है बहादुर, तेजस्वी, प्रतापी। भगवत गीता में जो बड़े बड़े योद्धा थे, उनके लिए विक्रांत शब्द का प्रयोग किया गया है। और आपने अपने आप को तेजस्वी, प्रतापी और शूरवीर, बहादुर सिद्ध करके भी दिखाया है। अच्छा, एक मैं बात अपने दर्शकों को बताऊं कि मिठाई लाना तो एक परंपरा है, रवायत है कि जब भी हम किसी खुशी के मौके पर आते जाते हैं तो मिठाई लेकर जाते हैं। लेकिन विक्रांत मेरे लिए एक और भी बहुत ही शानदार गिफ्ट लेकर आए हैं, और ये हमारे बाकी के जो चयनित लोग हैं उनके लिए भी सूचना का काम करेगा। और वो गिफ्ट वहाँ साइड में पड़ा हुआ है, और वो गिफ्ट है रिम की, यानी कि कागज़ों की एक पूरी बड़ी पेटी। तो विक्रांत, आप ये गिफ्ट क्यों लेकर आए, रिम की एक पूरी बड़ी पेटी? सर, मेरा मानना है कि जब हम यहाँ पे एग्ज़ाम लिखते थे तो उसमें जो पेपर का यूज़ होता था, तो मुझे लगा कि बड़ी मात्रा में पेपर का यूज़ होता है, तो क्यों ना कुछ कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से दूं, ताकि आश्रम के जो बच्चे हैं वो इससे लाभ उठा पाएँ। तो सर, बहुत ही शानदार। और मैं अपने विद्यार्थियों को भी बता दूं कि मुझे जो सबसे शानदार गिफ्ट लगता है मेरे लिए, वो कागज़ का रिम ही है। और ये बात विक्रांत को अच्छी तरह से याद रही, तो बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपका शैक्षणिक बैकग्राउंड क्या है? 10वीं में कितने प्रतिशत अंक लिए? 12वीं में कितने प्रतिशत अंक लिए? जी सर, मेरा शैक्षणिक बैकग्राउंड में 10th में मैंने 93.33 मार्क्स थे मेरे। बहुत बढ़िया। जी सर। ये कौन से सन की बात है? सर, ये 2010 की बात है। हाँ, यहाँ एक बात नोट कीजिएगा कि वर्तमान में 90% से ऊपर अंक तो आजकल आमतौर पर आ जाते हैं, लेकिन 2010 में 10वीं में 93% प्लस मार्क्स लेना एक बहुत बड़ी बात थी। जी सर, बिल्कुल। और 12वीं की परीक्षा में मैंने राजस्थान में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया था, और मेरे जो मार्क्स थे वो 96.80% थे। बिल्कुल, मुझे ये बात ध्यान है, क्योंकि पदमपुर, मैं यहाँ श्रोताओं को बताना भी चाहूँगा, और विक्रांत तो जानते ही हैं कि मेरा जो ससुराल है वो पदमपुर ही है। जी सर। तो मेरा तो विशेष जुड़ाव भी पदमपुर से है। और तब भी आप न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में बिल्कुल छा गए थे कि पदमपुर का एक विद्यार्थी जो है वो स्टेट बोर्ड टॉपर बना है। विद्यालय का क्या नाम है आपके? सर, विद्यालय का नाम था SS आदर्श विद्यालय। बिल्कुल बिल्कुल, SS से बहुत बच्चे समय समय पर टॉपर बनते रहे हैं। उसके बाद आपने कहाँ पढ़ाई की? सर, 12वीं के बाद मैंने बिट्स पिलानी से 4 साल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। बहुत बढ़िया। जी सर। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने कर ली, कब कंप्लीट हो गई? सर, मेरी 2016 में कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद स्वाभाविक है कि इंजीनियरिंग करने के बाद हर कोई प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है, तो आप भी गए होंगे। जी सर। कैंपस प्लेसमेंट ही हो गया होगा आपका? तो जी सर, मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, और मैंने टाटा स्टील लिमिटेड में काम किया था लगभग 1.25 साल के लिए। ठीक है, लेकिन फिर आपने वो रिजाइन कर दिया। जी सर। क्यों रिजाइन किया? ऐसा क्या भाव भीतर उमड़ा कि भाई मैं इंजीनियर का काम नहीं करूंगा और मैं तो प्रशासनिक अधिकारी बनूंगा? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? सर, मुझे प्रेरणा सबसे पहले तो जब मैं 3rd ईयर में था, तो हमारे एक सीनियर थे मनीष जी, और वो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे थे। उनका एक अच्छा रैंक आया था। मनीष गुरवानी जी।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, वो भी हमारे हनुमानगढ़ साइड से ही हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली सबसे पहले। लेकिन मैंने सोचा कि क्योंकि 4 साल स्टडी की है तो कम से कम एक बार थोड़ा एक्सपीरियंस तो लेना चाहिए टेक्निकल फील्ड का। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब मैं कार्य कर रहा था वहाँ पे तो मुझे लगा कि अगर मैं यही करता रहूँगा तो फिर मैं अपने जो लक्ष्य है उससे भटक जाऊँगा। तो फिर तब मैंने सर डिसीजन लिया कि मैं रिज़ाइन करके और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करूँगा। बिल्कुल, प्रशासनिक सेवाओं में जहाँ एक और ग्लैमर है, आकर्षण है, वहीं सेवा के अकूत अवसर भी हैं और जो जॉब प्रोफाइल है वो बहुत ही वर्सेटाइल भी है। तो निसंदेह आकर्षक तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक युवा उस ओर होता ही है। अच्छा, फिर आपने प्रिपरेशन की और 2018 में पेपर दिया और आपकी रैंक कौन सी आई? सर मेरी रैंक 688 आई थी पहले प्रयास में। लेकिन कुछ नहीं मिला होगा? जी सर, कुछ भी, कोई भी पोस्ट अलॉट नहीं हुई थी मुझे। आपको क्या लगता है कि 2018 वाला जो आपका प्रयास था उसमें ऐसी क्या खामी रही कि आपको अंतिम रूप से सफलता प्राप्त नहीं हो पाई? सर उसमें मेरी खामी जो रही थी, एक तो मैंने पूरा सेल्फ स्टडी किया था, मैंने कहीं से भी कुछ गाइडेंस लेने की कोशिश नहीं की थी। दूसरा सर, मैंने जैसे आंसर्स भी नहीं लिखे थे, सीधे जाके मेंस ही लिखा था। उससे अच्छा, पहले सीधे पेपर में जाकर बैठे? पेपर में लिखा था और प्रेजेंटेशन पे कुछ काम नहीं किया था, सीधा जैसे आंसर लिखते हैं हम वैसे लिखे थे। तो ये कुछ कमियां मुझे लगता है कि मेंस वाले पोर्शन में मेरी खासकर रह गई थी। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर आपको क्या फीलिंग हुई कि भाई एक स्टेट बोर्ड टॉपर है और जी सर वो कामयाब नहीं हुआ आरएएस में? कहीं ऐसा तो नहीं महसूस हुआ कि अरे ये मैंने क्या गलती कर दी, मुझे तो नौकरी करते रहना चाहिए था? जी सर क्योंकि परिस्थितियाँ थोड़ी चेंज हो गई थी और पापा की भी डेथ हो गई थी और जब मैंने निर्णय लिया था तब पापा थे, तो उस समय तो मुझे लगा कि ये डिसीजन सही है। लेकिन बाद में जब 688 रैंक आई, कोई पोस्ट अलॉट नहीं हुई मुझे, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। लेकिन फिर भी मेरे मन में कहीं था कि मुझे प्रशासनिक सेवाओं की ओर ही जाना है। तो मैंने कुछ समय तो इसमें बिताया निराशा में, लेकिन मैंने फिर अपनी सारी हिम्मत को बटोरा, इकट्ठा किया कि नहीं मुझे यही करना है। तो दूसरे प्रयास में फिर मैंने अपने पूरे दृढ़ निश्चय के साथ ये प्रयास दिया। बहुत बढ़िया। आश्रम में आप कब आए थे? सर आश्रम में मैं जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया था उसके बाद आया था, नवंबर में। नवंबर में आप आए। नवंबर से कितने समय तक आप आश्रम में रहे? सर नवंबर से लेकर के फरवरी तक, जब मेंस का पहले एग्ज़ाम था वो फरवरी में होने वाला था। हाँ बिल्कुल। तो उस समय तक मैं यहाँ पे आश्रम मतलब में रहा। 4 महीने आप आश्रम में रहे? जी सर। लेकिन फिर पेपर तो हुआ था मार्च में, तो उसके बीच भी आश्रम के पेपर्स लिखे आपने? जी सर, उसके बीच क्योंकि मैं चला गया था यहाँ से घर पे, तो मैंने डाउनलोड करके और खुद से ही A4 शीट पे वो आंसर लिखे थे और खुद ही आंसर की से मिला के चेक कर लिए थे। अच्छा, आश्रम में सिर्फ टेस्ट सीरीज ही दे रहे थे या मुख्य परीक्षा की क्लास को भी आपने अटेंड किया था? नहीं सर, मैं यहाँ पे रहा था तो मैंने जो भी शेड्यूल होता था, क्लासेस लगती थी, सन सिटी में लगती थी, तो मैं वहाँ पे जाता था, बैठता था, पूरा फॉलो किया सर। अच्छा, सन सिटी के एक वाकये की चर्चा आप अभी कर रहे थे। मुझे वो लाइन यूँ कह लीजिए कि अब वो ऐसा लगता है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं लेकिन फिर भी मुझे भी मेरा वो डायलॉग बहुत ही बढ़िया लगता है। वो डायलॉग हमारे दर्शकों को भी सुना दीजिए। जी सर, मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक बार सन सिटी में क्लास लग रही थी, तो बच्चे बैठे हुए थे, सर कुछ बता रहे थे, तो इतने में लाइट चली गई, तो बच्चे थोड़ी अव्यवस्था होने लग गई। तो सारे स्टूडेंट में थोड़ी अव्यवस्था हुई, तो सर ने एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने उस समय डायरी में नोट भी की थी वो बात। क्या बात? तो सर ने कहा कि व्यवस्थाएं तो ऐसी ही रहेंगी, हमको इन्हीं व्यवस्थाओं में से निकल के और सफलता प्राप्त करनी है। तो ये जो मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा विचार है कि व्यवस्थाओं के बीच से रास्ता निकालना हमें खुद ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, व्यवस्थाएं यही रहेंगी, उनके मध्य में से अपने लिए रास्ता बनाइए। अच्छा विक्रांत, क्या नवाचार आप करना चाहेंगे जब आप एक एसडीएम के रूप में, एक उपखंड अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे? जी सर,
नवाचार की दृष्टि से अगर मैं देखता हूं तो एक जो सब्जेक्ट है वो मेरे दिल के बड़े करीब है, वो है करियर काउंसलिंग से संबंधित। सर मेरा मानना है कि हर बच्चे में एक यूनिक टैलेंट होता है। बिल्कुल सही है सर, और उसे हमें पहचानने की ज़रूरत है। बिल्कुल हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा मेडिकल में नहीं जा सकता, हर बच्चा कोई और काम नहीं कर सकता। बिल्कुल और उसकी जो भी उसमें योग्यताएं हैं उसको पहचान कर और उस दिशा में अगर उसको 12th के बाद से या 10th के बाद से ही निकारना शुरू कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। और ये मैं मेरे क्षेत्र में करना चाहूँगा, जो भी विशेषज्ञ होंगे उनके साथ मिलके। तो सर ये एक चीज़ है जो मेरे बहुत ही करीब है और मैं मानता हूं कि ये करना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी ये महसूस करता हूं कि कई बार विद्यार्थियों पर, बच्चों पर जैसे ही बच्चा 10वीं कर लेता है या 12वीं कर लेता है तो उसे कोटा की ट्रेन में चढ़ा दिया जाता है कि तू तो बस चल और इंजीनियर बन। चाहे वो बनना चाहता हो या ना चाहता हो, चाहे उसमें वो कुव्वत हो या ना हो, ये तय करना तो बच्चे और उसके माता पिता की आपसी समझ पर निर्भर करता है कि बच्चे को वो क्या करवाएंगे, लेकिन थोपें कुछ भी नहीं, ये मैं मानना चाहूँगा, कहना चाहूँगा। अच्छा, यहाँ एक बात जो नए तैयारी कर रहे बच्चे हैं उनसे अभी मेरी विक्रांत से चर्चा भी हो रही थी। जो आपका सिलेक्शन है, जो आपकी फर्स्ट रैंक है, वो मैं 2-3 चीज़ों का परिणाम मानता हूँ, जिसमें से पहला परिणाम तो है आपका आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंट कोशेंट यानी कि बुद्धि लब्धि, जो कि आपकी 10वीं और 12वीं के मार्क्स को भी शो करती है। इसके अतिरिक्त आपका हार्ड वर्क है और विपरीत परिस्थिति से लड़ने की आपकी क्षमता है, चाहे वो पारिवारिक हो चाहे वो शैक्षणिक हो। तो ये 3 रीज़न मैं मानता हूं कि आप टॉपर रहे। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि अपेक्षाकृत कम होती है और वो भी चयनित होते हैं, भले वो टॉपर ना आ सके लेकिन अंतिम रूप से मेरिट में अपना स्थान बना लेते हैं। उनमें 2 योग्यताएं होती हैं, एक तो हार्ड वर्क और दूसरा विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता। तो कुल मिलाकर तैयारी करें, लेकिन अपने अध्यापक गुरुजनों से गाइडलाइन भी लें कि आपको क्या करना चाहिए। कई बार मैं देखता हूं कि बच्चे में उतनी एबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, फिर भी वो बड़ा टारगेट रख लेता है। हालांकि बड़ा टारगेट प्रत्येक व्यक्ति अचीव कर सकता है, लेकिन कुछ लोग सीधा अचीव कर सकते हैं और कुछ लोगों को क्रमिक रूप से अचीव करना होता है। तो इस बात को आपको समझना होगा। तो वैसे सभी बच्चे जो हैं वो आपसे गुरु मंत्र भी जानना चाहेंगे कि क्या गुरु मंत्र होता है प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का। तो बताइए, क्या गुरु मंत्र आपकी नज़र में है? सर मेरा मानना तो है कि मैंने जब से स्टडी कर रहा हूँ मैं 10th और 12th से ही, तो मैंने 3 चीज़ों की बात हमेशा रखी है, एक जिनको मैं 3 T's कहता हूँ। एक तो टीचर, एक टेक्स्ट बुक और एक टेस्ट। अगर इन 3 चीज़ों को हम अच्छे से फॉलो करेंगे तो हो सकता है सफलता थोड़ी लेट मिल जाए, लेकिन मिलेगी जरूर। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप। एक बार मैं फिर अपने इसको दोहरा लेते हैं। पहला टी तो है टीचर। टीचर यानी कि आपको अपने गुरुजी के मार्ग निर्देशन में काम करना है। दूसरा क्या है? टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक यानी कि यहाँ मुझे लगता है आप कहना चाह रहे होंगे कि जो प्रमाणिक पुस्तकें, प्रमाणिक पुस्तकों से पढ़ें। बिल्कुल सही है आपकी बात। और टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। टेस्ट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर विक्रांत की कही हुई बात के साथ मैं 2 बातें और जोड़ना चाहूँगा कि नोट्स भी अवश्य बनाएं। प्रमाणिक पुस्तकें पढ़ें, नोट्स बनाएं, लेकिन नोट्स खुद के बनाएं। मेरे नोट्स पढ़कर या विक्रांत जी के नोट्स पढ़कर मुझे लगता है कि कोई RAS नहीं बन सकता। आपको खुद को अभ्यास करना होगा लिखने का, और इसके अतिरिक्त जो टेस्ट होते हैं उनका अभ्यास करें और उसमें अपनी रैंक लेकर आएं। ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगती है। तो विक्रांत, अब जैसे RAS टॉपर तो हो गए, अब टॉपर से ऊपर तो कुछ होता नहीं है।
तो अब क्या यूपीएससी का कोई टारगेट है या फिलहाल एक बार थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे? सर अभी फ़िलहाल तो थोड़ा रिलैक्स करने का मूड है मेरा। बाकी सर आगे जैसे जैसे अवसर है या परिस्थितियां होंगी उसके अनुसार सर मैं निर्णय लूँगा इस बारे में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा विक्रांत, आप जब पेपर देने के लिए आते थे, हमारे पेपर सूरतगढ़ बीएड कॉलेज या सूरतगढ़ पीजी कॉलेज में आयोजित होते थे, आपको तो ध्यान ही है। तो कई बार क्या है कि बाहर मैं भी खड़ा रहता था और मैं कई बार बच्चों को डांटता भी हूँ और कि भाई तुम आई कार्ड नहीं लेकर आए, तुम लोग आधार कार्ड नहीं लेकर आए, तुम लोग कोई आइडेंटिटी नहीं लेकर आए, जैसा कि पेपर में लेकर जानी होती है, तो अभ्यास करवाने के लिए ज़रूरी है। और इस दौरान कोई ऐसी घटना, कोई रोचक बात पेपर के दौरान हुई हो जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो? जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक बार सर जैसे एग्ज़ाम हो जाता था तो उसके बाद आंसर चेक करते थे बच्चे आपस में एक दूसरे के। तो सर वो आंसर चेक करने के बाद सर आए और सर ने कहा, एक मोटिवेशन के तौर पे कहा कि मेरा मानना है कि जो बच्चे इस हॉल में बैठे हैं उनमें से ही फर्स्ट रैंक आएगा। और सौभाग्य की बात है कि मैं उस समय उस हॉल में उपस्थित था और मुझे लगता है कि सर की वाणी पे उस समय सरस्वती विद्यमान थी और वो वहीं पे ही मुझे लगता है कि निर्धारित हो गया था कि फर्स्ट रैंक किसका आएगा। तो ये बड़ी रोचक घटना मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बात है। प्रत्येक व्यक्ति को सदैव सकारात्मक रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है परंपरागत रूप से कि दिन में एक बार हमारी जिह्वा पर मां सरस्वती विराजमान होती है और उस समय जब हम कुछ भी कह देते हैं तो वो अक्षरक्ष सत्य होता है। तो ये तो बड़ी रोचक बात मुझे लगी और बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात भी मुझे लगी। अच्छा विक्रांत, पढ़ाई के अतिरिक्त हमारे युवाओं को अंतिम क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सर मैं सभी युवाओं को, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको एक ही संदेश देना चाहूँगा कि पढ़ाई के अतिरिक्त आप अच्छी पुस्तकें पढ़ें। जो भी लिटरेचर है, लिटरेचर बहुत ज़रूरी है सर। क्या बात है, आपने मेरे मन की बात कह दी। हमारे जो आश्रम के पुराने विद्यार्थी हैं, आप जानते भी हैं कि भाटिया आश्रम छात्र सेवा समिति के द्वारा सूरतगढ़ में एक सार्वजनिक पुस्तकालय चल रहा है, श्री कन्हैया लाल सेठिया सार्वजनिक पुस्तकालय। वहां पर लिटरेचर की ढेर सारी किताबें हैं और मैं हमारे विद्यार्थियों को जबरदस्ती वो किताबें पढ़वाता हूं। इसलिए पढ़वाता हूं क्योंकि लिटरेचर पढ़ने से विद्यार्थी की शब्द शक्ति, विचार शक्ति और कल्पना शक्ति, इन तीन शक्तियों में वृद्धि होती है। बहुत ही अद्भुत बात, महत्वपूर्ण बात और मेरे दिल की बात आपने विक्रांत जी कही। जी सर। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, विक्रांत को बधाइयां, आशीर्वाद और पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।